बेलापुर गांव में मलिका नाम की एक बेहद ही खूबसूरत लड़की रहती थी। वो दिखने में जितनी खूबसूरत थी, उसके बाल भी उतने ही खूबसूरत थे। जिसकी नजर भी उस पर पड़ती तो दोबारा उसे देखे बिना नहीं रह पाता। उसके बाल बेहद ही घने, लंबे और रेशम की तरह मुलायम थे। उसके बाल उसके घुटनों जितने लंबे थे। अपनी खूबसूरती के घमंड के कारण मलिका किसी से भी बात नहीं करती थी। एक दिन वो खुद को शीशे में निहारते हुए कहती है, हाय मलिका, जैसा तेरा नाम है वैसे ही तू अपने नाम की तरह खूबसूरत है। उसने की मलिका। मलिका अपने बालों की बहुत ही ज्यादा देखभाल करती थी। एक रात सोते हुए मलिका जोर से चीखते हुए कहती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं। क्या हुआ मेरी बच्ची, तू इतना घबरा क्यों रही है? माँ, मैंने सपना देखा कि मेरे सारे बाल झड़ गए हैं और अब सब मुझे गंजी गंजी कह रहे हैं और मुझ पर जोर जोर से हंस रहे हैं। तूने कोई बुरा सपना देखा है मलिका? तू सारा दिन अपने बालों में ही खोई रहती है, इसीलिए तुझे ऐसे सपने आते हैं। अब तू परेशान ना हो और चुपचाप से सो जा। वो हर किसी से कोई ना कोई उपाय पूछती रहती थी और उस उपाय को जरूर अपनाती थी। विमला काकी, आपके बाल इस उम्र में भी इतने काले और घने कैसे हैं? बेटा, मैं अपने बालों में रोज रात को सोने से पहले नारियल का तेल लगाकर सोती हूँ, इसीलिए मेरे बाल घने और काले हैं। एक रोज मलिका नदी किनारे अपने बाल सुखा रही होती है। तभी गांव के राजकुमार आदित्य की नजर उस पर पड़ जाती है। वाह, कितने सुंदर और घने केश हैं इस स्त्री के, दिखने में भी बेहद ही खूबसूरत है। अब तो हम इसी से विवाह करेंगे। अगले दिन ही उसके बारे में पता लगवाकर राजकुमार अपनी शादी का प्रस्ताव मलिका के गरीब माता पिता के घर भिजवा देता है। हमारे राजकुमार आदित्य कुमार आपकी पुत्री मलिका से विवाह करना चाहते हैं। क्या आपको ये प्रस्ताव मंजूर है? हाँ हाँ, बिल्कुल। हमें ये प्रस्ताव मंजूर है। ये तो हमारा सौभाग्य होगा जो इस गांव के राजकुमार से हमारी बेटी का रिश्ता जुड़ेगा। जब भी कोई मलिका के बालों की तारीफ करता, वो इतराते हुए कहती, मलिका यार, तेरे बाल तो बहुत ही खूबसूरत हैं। अरे कहाँ यार, बहुत ही बेकार बाल हैं, बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं। लेकिन मन ही मन अपने बालों की खूबसूरती की तारीफ सुनकर वो बहुत खुश होती। एक बार उस गांव में हिमालय से एक बहुत पहुंची हुई वैद्य आती है, जिसके चर्चे सारे गांव में होते हैं। तभी मलिका को भी उसके बारे में पता चलता है। भाई, सुना है हिमालय से एक वैद्य आई है और वो सबको तरह तरह की दवाइयां दे रही है। वैद्य? फिर तो मुझे भी उससे मिलना चाहिए और अपने बालों को सदा ऐसे ही खूबसूरत रखने के लिए जड़ी बूटी लेनी चाहिए। मलिका उस वैद्य के पास जाती है और उससे कहती है, माताजी, मेरा नाम मलिका है और मैं अपने बालों से बड़ी परेशान हूँ। मेरे बाल ना बिल्कुल भी सुंदर नहीं है और बहुत झड़ते जा रहे हैं। मैं अपने रूखे सूखे झाड़ू जैसे बालों से बड़ी ही परेशान हूँ। मेहरबानी करके मुझे कोई ऐसी दवाई बताएं जिससे ये बच जाए। उस वैद्य ने जब देखा कि इतने खूबसूरत बाल होने के बाद भी वो ऐसा कह रही है, तो उसे समझते देर न लगी कि उसको अपने ऊपर कितना घमंड है। तो वो कहती है, हाँ हाँ ठीक है, तुम जैसा कह रही हो तुम्हारे बाल बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगे और फिर कभी भी नहीं बदलेंगे। इसके बाद उस वैद्य ने कुछ औषधियां उठाई और उसके ऊपर काफी सारे मंत्र बोलकर मलिका को दे दिए और बोली, ठीक है, तुम जब भी अपने बालों में कुछ लगाओ तो पहले उसको इस डिबिया में रखना, उसके बाद लगाना, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। मलिका बड़ी ही खुश हुई। फिर वो डिबिया लेकर वापस आ गई। इसके बाद तो वो जब भी बाल धोने जाती तो अपना शैम्पू पहले उस डिबिया में डाल लेती और जब तेल लगाने जाती तो पहले उस तेल को उस डिबिया में रखती, फिर लगाती। देखते ही देखते 1 महीने के अंदर मलिका के सारे बाल झड़ गए और वो गंजी हो गई। ये देखकर मलिका बहुत परेशान हुई और किसी तरह अपना गंजापन छुपाते हुए वैद्य जी के पास पहुंची और बोली, माताजी, ये आपने मुझे किस तरह की डिबिया दे दी? उसका इस्तेमाल करने से तो मेरे पूरे बाल झड़ गए और मैं पूरी तरह गंजी हो गई। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? तुम परेशान मत हो, तुम्हारे झाड़ू जैसे बाल पूरी तरह से चले गए हैं। अब तुम्हारे बिल्कुल वैसे ही बाल आएंगे जैसा तुम चाहती हो। इतना कहने के बाद वो महिला वहां से गायब हो गई। मलिका ये देखकर हैरान हो गई। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, लेकिन मेरे पास उस वैद्य की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। कुछ दिनों बाद उसके सिर पर सचमुच में लंबे, रूखे और झाड़ू के समान बाल आ गए।
जिस वजह से वो बड़ी भयानक दिखने लगी। एक दिन शीशे के आगे बैठी मलिका खुद को आईने में देखती है तो सोचती है, कुछ दिनों में मेरी शादी राजकुमार से होने वाली है। अगर उन्होंने मुझे इस हालत में देख लिया तो वो पक्का ही इस विवाह के लिए मना कर देंगे। वो इतना सोच ही रही होती है कि तभी राजकुमार के सैनिक राजकुमार का संदेशा लेकर आते हैं। कल महल में राजकुमार के जन्मदिन का आयोजन है और राजकुमार जी ने आपको इस समारोह में आने के लिए आमंत्रित किया है। कुछ देर सोचने के बाद मलिका कहती है, ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। हमारे यहाँ शादी से पहले दूल्हे का दुल्हन को देखना अपशगुन माना जाता है, तो मैं समारोह में घूंघट करके आऊंगी और कोई भी मुझे चेहरा दिखाने के लिए मजबूर नहीं करेगा। उधर जैसे ही राजकुमार को ये बात पता चलती है, वो मुस्कुराकर मलिका की शर्त को मान लेते हैं। अगले दिन मलिका सुंदर सा रेशम का दुपट्टा सर पर ओढ़े घूंघट करके राजकुमार के महल पहुंच जाती है। दावत में तरह तरह के पकवान बने हुए थे। महल में नाच गाने से रौनक हो रखी थी। चारों ओर खुशी का माहौल था कि तभी अचानक तेज हवा चलती है और मलिका का दुपट्टा उड़कर राजकुमार के चेहरे पर गिर जाता है। राजकुमार जैसे ही उस दुपट्टे को अपने चेहरे से हटाता है तो उसकी नजर मलिका पर आ पड़ती है। उसको देखते ही राजकुमार चीख उठता है, तुम भयानक औरत कौन हो और मेरी मलिका कहाँ है? तुम तो कोई चुड़ैल या डायन नजर आती हो। तुम तुरंत ही यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मृत्युदंड दे दूंगा। मलिका भागकर वहाँ से चली जाती है। अब उसे समझ आ चुका था कि उसे अपने घमंड की सजा मिल चुकी है। उधर राजकुमार आदित्य ने मलिका को ढूंढने के लिए सैनिक भेज दिए थे। मलिका ने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर नकली बालों की एक लंबी चोटी बनाई और उसे सुंदर सुंदर फूलों से सजा दिया और अपने कांटेदार झाड़ू जैसे बालों को पूरी तरह से हटाकर उस नकली चोटी को अपने सिर पर चिपका लिया और राजकुमार से मिलने गई। मलिका को सुंदर बालों के साथ देखते ही वो झट से विवाह कर लेता है। मलिका हमेशा सोचती रहती, अगर राजकुमार जी को मेरी सच्चाई का पता चल गया तब ना जाने क्या होगा। ऐसे ही कई महीने बीत गए। फिर एक दिन मलिका राजकुमार के साथ महल की बालकनी में खड़ी थी कि तभी वहां एक चील आई और उसकी चोटी उठाकर ले गई। राजकुमार उसको देखकर बड़ा हैरान होता है। मलिका का गंजापन देखकर वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, अगर तुम्हारा गंजा सिर अगले 10 दिनों तक बिना बालों के रहा तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। इतना कहकर राजकुमार वहां से चला जाता है। मुझे कैसे भी करके उस बूढ़ी वैद्य महिला को ढूंढना होगा और उनसे माफी मांगनी होगी। अब तो वही मेरी शादी बचा सकती है। अगले दिन सुबह मलिका उस वैद्य को ढूंढने हिमालय के जंगलों में चली जाती है, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलती। फिर थक हार कर उसे जंगल में एक मंदिर दिखाई देता है। वो उस मंदिर में जाकर बैठ जाती है और माता की मूर्ति के सामने जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसके सामने वन देवी प्रकट होती है। वो वही बूढ़ी वैद्य महिला थी। तभी मलिका उससे कहती है, माता, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अपने लंबे काले घने रेशमी बालों को लेकर जो मैंने घमंड किया था उसकी सजा मुझे मिल चुकी है। अब मैं कभी खुद पर घमंड नहीं करूंगी। कृपा करके आप मुझे मेरे बाल वापस कर दीजिए। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, यही तुम्हारे लिए काफी है। इसके बाद वन देवी उसे आयुर्वेदिक तेल की शीशी देते हुए कहती हैं, यह लो पुत्री, इस तेल को रात को सोने से पहले अपने सिर पर लगा लेना। सुबह तक तुम्हारे सारे बाल तुम्हें वापस मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, याद रहे, आज के बाद अपने बालों और चेहरे की खूबसूरती को लेकर कभी घमंड मत करना। इतना कहकर वन देवी गायब हो जाती है। फिर मलिका वो शीशी लेकर अपने घर आ जाती है और रात को सोने से पहले वन देवी का ध्यान करते हुए वो उस तेल को अपने बालों में लगा लेती है। अगले दिन सुबह जब वो उठती है तो उसके लंबे काले घने और रेशमी बाल वापस आ चुके होते हैं। ये देख वो बहुत खुश होती है। मेरे बाल मेरे बाल मुझे वापस मिल गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वन देवी माँ। वन देवी की जय हो, जय हो, जय हो।